नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की जो कि नया कोर्स शुरू हो गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वहाँ पर कक्षा 8 की एक पुस्तक है एसएसटी की। उसमें 1857 की क्रांति का एक चैप्टर जोड़ा हुआ है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो देखिए, ये तो 8th क्लास की पुस्तक है, इसलिए इसमें आपको बेसिक ही मिलेगा। परंतु अपन प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं। देखो, आज का चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो देखिए, भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्वर्णिम स्मरणीय है। भारत का जो इतिहास है, संघर्ष और इतिहास हमारे लिए स्मरणीय यानी याद रखने योग्य है। वो क्यों है कि 1857 में से ये शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण एक घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी, संधियां कर ली थी। सभी राजाओं ने 1818 ईस्वी से लेकर के अंतिम सिरोही रियासत थी जिसने 1823 में की थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों को आपसी विवादों का निपटारा वो अंग्रेजी कंपनी सरकार ही करेगी। यानी जो राज्य आपस में संघर्ष करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, विवाद जो होता था, उनका निपटारा वो अंग्रेजी कंपनी है, सरकार है, वो करेगी। परंतु अंग्रेजी कंपनियों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया एवं किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर भी उन्होंने कुठाराघात करके राजस्थान की कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना है वो सभी लोगों में व्याप्त हो गई थी। यानी सभी लोग अंग्रेजों से परेशान हो गए थे। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, वो चर्चा करेंगे। देखो, पहला कारण क्या था, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। शुरू में जब संधियां की थी तो अंग्रेजी शासन कंपनी ने यह कहा था कि हम आपके राज्य, कोई भी राज्य होगा, राजा होगा, उसके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु अंग्रेजी सरकार इस बात पे टिकी नहीं रही। अब देखो क्या होता है, संधि पत्रों में शर्त रखी कि अनदेखी, जो शर्त रखी थी उन शर्तों को अनदेखी करते हुए अंग्रेज थे वो राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। यानी राज्य के आंतरिक जो मामले थे, पारिवारिक जो मामले थे, उनमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया, करने लगे। कैसे करने लगे, देखो जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मांगरोल के युद्ध में कोटा के महारावल के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की थी। यानी मांगरोल का जो युद्ध हुआ था, इसमें कोटा के महारावल के विरुद्ध एक जालिम सिंह दीवान था, उसकी मदद करके एक झालावाड़ नई रियासत, एक राजस्थान में सबसे नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़ है, और वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई एकमात्र रियासत है। ये भी ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है। तो जालिम सिंह की मदद से झालावाड़ की स्थापना कर दी। मेवाड़ शासन के बारे में, मेवाड़ शासन में बार बार इन्होंने हस्तक्षेप किया था। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुत्ता समाप्त कर दी थी और अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। यानी अंग्रेजों ने राजाओं को एक बिल्कुल नपुंसक बना दिया था और अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर कर दिया था कि जो कुछ भी कर रही है वो कंपनी सरकार ही सर्वे सर्वा हो गई है। आई बात समझ में? पहला कारण ये था। दूसरा कारण देखिए दोस्तों, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। यानी कोई राजा था, उसके कोई अगर संतान नहीं होती है तो वो किसी को गोद लेता है, दूसरे बच्चे को, तो उस पे भी यानी उत्तराधिकार का अधिकार था वो खत्म कर दिया, इन्होंने वो समाप्त कर दिया था। कोई राजा निसंतान राजाओं के द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की थी। यानी कंपनी ने अपना निर्णय था वो देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर दिया। अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। यानी अलवर के राजा की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गोद लिया था, उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और अलवर राज्य को दो भागों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल नियुक्त कर दिया था। भरतपुर में था वो भी यही स्थिति, और भरतपुर मोरिसन के अधीन हो गया था। 1844 में बांसवाड़ा के महाराणा लक्ष्मण सिंह थे जो नाबालिग थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हो गई थी। बांसवाड़ा में भी लक्ष्मण सिंह का अधिकार वहां पर नहीं रहा था। आदि अनेक प्रकार के हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना वो बलवती होगी। यानी अपने घर परिवार में अपन रहते हैं, जैसे रहते हैं, तो अपने ऊपर कोई दूसरा आके हस्तक्षेप करे तो अपने स्वाभाविक है कि असंतोष की भावना पैदा होगी। यही अंग्रेजों ने किया था। यानी किसी को भी उन्होंने मतलब
गोद के रूप में स्वीकार नहीं किया था। जो भी नाबालिग बच्चा होता था, कोई राजकुमार, उसको उसका राज्य वो हड़प लेते थे और एक अंग्रेजी अधिकारी को बैठा देते। जैसे कि जोधपुर में था, वो मोरिसन के अधीन कर दिया था। बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह है, उनको नाबालिग होने के कारण उनको हटा दिया और अंग्रेजी नियंत्रण वहां पर स्थापित है वो कर दिया था। आई बात समझ में। तीसरा कारण ये था कि जन सामान्य की भावना भी थी। जो सामान्य जनता थी वो भी इनसे परेशान थी। कैसी थी देखो, राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेज अंग्रेजों की अपनी धार्मिक नीति, प्रचार प्रसार, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। एक डोंगजी जवार जी सीकर जिले के हैं दो, और उनका एक मित्र था लोटू जाट के द्वारा नसीराबाद छावनी सैनिकों को लूटना आम जनता को बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना था। ये डोंगजी जवार जी जो भी थे, ये दोनों चाचा भतीजा, और इनका मित्र था लोटू जाट। ये क्या थे, अंग्रेजी जहाँ पर छावनियाँ होया करती थी उनको लूट लेते और गरीबों में वो धन है वो बांट दिया करते थे। इन्होंने कई छावनियों को लूटा था। नसीराबाद छावनी, सैनिक छावनी को लूटना आम जनता के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी। यानी सबसे बड़ी छावनी यहाँ पर जो थी नसीराबाद छावनी, वहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था, उसको भी डोंगजी जवार जी ने लूटा था। आगे बात समझ में। आगे देखो, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किया था अंग्रेजी सरकार ने। अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज खिराज यानी कर वसूलने की प्रथा के द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी, और इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूल करने लगे कि शांति व्यवस्था बना रहे हैं। 1822 में मेरवाड़ा, अजमेर के आसपास का इलाका, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी इन्होंने। और इसका कारण यह था, मेरवाड़ा बटालियन जो थी वो अजमेर के आसपास थी, ठीक है। परंतु वहाँ की जो सैनिक छावनी थी, वहाँ पर सैनिक जो कार्य करते थे वो तो अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, और उनका जो खर्चा था वो मेरवाड़ राज्य को उठाना पड़ता था। स्थापना कर दी 1834 में। 1834 में नहीं की थी, देखो 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ, 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की थी खेरवाड़ा में। कंपनी के द्वारा सभी बटालियन की के रख रखाव का खर्चा संबंधित राज्य से वसूला जाता था। देख लो, यानी जैसे ये 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की अंग्रेजों ने, परंतु ये जो सैनिक थे शेखावाटी ब्रिगेड के, ये कार्य तो अंग्रेज सरकार के लिए करते थे काम तो, परंतु इनका खर्चा था वो शेखावाटी के राजा से वसूलते थे वो, यानी संबंधित राज्य से वसूला जाता था। पर इसलिए राजा था वो, वहाँ के जागीरदार राजा थे, वो भी इनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि आम जनता पर था वो कर का भार बढ़ता ही जा रहा था। ये सैनिक नई जनता के लिए काम नहीं करके अंग्रेजी कंपनी सरकार के लिए ये सैनिक थे वो कार्य करते थे। आई बात समझ में। इस कारण से भी क्या हुआ कि आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया सरकार के, राज्य के, तो क्रांति होना स्वाभाविक थी। अब सामंतों की मनोदशा बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि पहले क्या था, सामंत था वो राजा के लिए जनता से कर वसूल करता था और राजा को सौंप दिया करता था। परंतु यहाँ पर जब अंग्रेज सरकार आ गई, कंपनी आ गई, तो इन्होंने सामंतों की स्थिति बिल्कुल निराधार कर दी। 1818 की संधियों से पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंत पर ही निर्भर होना पड़ता था। यानी सामंत होता था वो कर जनता से ला करके राजा को सौंप दिया करता था। इसलिए सामंत का राजा से सीधा प्रत्यक्ष जानकारी रहती थी। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई, यानी संधि हो गई थी अंग्रेजों के साथ में राजाओं की, तो सामंत था उसकी स्थिति बिल्कुल निराधार हो गई, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायित्व तो मुख्यतः अंग्रेजों को मानते थे, और मानना स्वाभाविक था, क्योंकि सामंतों के पेट पर लात वो लगी चुकी थी। सामंत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। उसमें रोष बढ़ता ही गया। उसमें मुख्यतः जागीरदार ये थे, आउवा, कोठरिया, सलूम्बर के ठिकाने प्रमुख उदाहरण थे। इसीलिए 1857 की क्रांति में इन ठिकानों ने बहुत जोरदार बढ़ चढ़ करके पूरे जोश के साथ भाग लिया था। आउवा का तो बहुत शानदार 1857 की क्रांति में योगदान रहा था। अपन पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये प्रमुख कारण थे। और एक 1857 क्रांति होने का तात्कालिक कारण जो आता है, परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये कारण था कि भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों से प्रयुक्त कारतूस थे, उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से तोड़ना पड़ता था। जैसे मान लो ये कारतूस है, इसके यहाँ पर है ना, मुंह पर, इस कारतूस के यहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ा दी जाती थी, और इस कारतूस को प्रयोग में लेने के लिए मुंह से तोड़ना पड़ता। अगर कोई हिंदू सैनिक है तो वो गाय की चर्बी थी, अगर कोई मुस्लिम धर्म का सैनिक है तो उसके लिए सूअर की चर्बी थी। तो दोनों धर्मों को
बड़ी आहत पहुंचती, बड़ी चोट पहुंचती, तो यहाँ के सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। ये तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। आगे ये बात समझ में, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन कौन सा है, तो एनफील्ड राइफलों की प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग ही किया जाना। आशा करता हूं यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। है किसी प्रकार की कोई समस्या? अब देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मेरठ से हुई थी, ध्यान रखना 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 की हुई। उस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रम से, ये अच्छे से याद रखना, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में, मेवाड़ में मेजर सावर था और मारवाड़ में मेक मोशन था और जयपुर में कर्नल ईडन था, ठीक है। और कोटा में मेजर बर्टन था, कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। और भरतपुर में आपको मैं बता दिया मोरिसन था। ये मुख्यतः पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ का मेजर सावर था, मारवाड़ का मेक मोशन था और जयपुर का कर्नल ईडन था। ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, ये एजीजी के नीचे कार्य करते थे। ये सभी राजस्थान के तात्कालिक एजीजी, राजस्थान का तात्कालिक एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय भारत का राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था और भारत का लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति किसमें राजस्थान का एजीजी कौन था, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। वर्तमान में पूछ ले तो 5 ही बची हैं, एक है वो मध्य प्रदेश में चली गई। 6 छावनियां देखो, एक तो नसीराबाद, मुख्यालय अजमेर में था, इस छावनी का नाम था 15वीं बंगाल नेविट इन्फेक्ट्री, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेविट इन्फेक्ट्री। दूसरी नीमच, ग्वालियर मुख्य, इसका मुख्यालय ग्वालियर में था। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट इसका नाम था। तीसरी एरनपुर पाली में जोधपुर लीजियन। चौथी देवली टोंक में कोटा कंटीजेंट। पांचवें ब्यावर में मेर रेजिमेंट और छठी खेरवाड़ा उदयपुर में भील, मेवाड़ भील कोरिया भील रेजिमेंट। ये 6 छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय। आगे बात समझ में। अब वर्तमान में ये देखो नीमच वाली है ना, ये मध्य प्रदेश में चली गई है और बाकी 5 वो राजस्थान में ही वर्तमान में भी हैं। कभी मौका मिले तो नसीराबाद जाना हो, यानी आर्मी की छावनी के जैसा ही यहाँ पर है, सब कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर। आगे बात समझ में। अब देखो इन सभी छावनियों में क्या था कि करीबन 5000 सैनिक थे। इन सभी छावनियों में कितने थे? करीबन 5000 सैनिक थे, परंतु एक भी सैनिक का वो यूरोपियन नहीं था। इन सभी छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक यहाँ पर नहीं था। एजीजी के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता थी, बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि 5000 लोगों को कैसे मैं कंट्रोल करूं। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिल गई थी। एक्चुअल में पहले क्या होता था मित्रों, ये अंग्रेज थे, ये यूरोपीय देशों के थे, तो इनको गर्मी पसंद नहीं हुआ करती थी। तो अपने मई में बड़ी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो ये अपना मुख्यालय था सर्दियों में तो रखता था अजमेर में और गर्मियों में माउंट आबू में अपना मुख्यालय रखा करता था। वहाँ पर आज भी राज्यपाल है अपना, वर्तमान में भी राज्यपाल है। वो सर्दियों में गर्मियों में 2-3 महीनों के लिए माउंट आबू अपने मुख्यालय में जाता है, जबकि आजकल तो एयर कंडीशन सारी सुविधाएं होगी, फिर भी जाता है, आज भी जाता है। तो 19 में 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ की, उसकी सूचना माउंट आबू में उसको मिली, तो उसने सभी राजाओं से निर्देश किया, यानी जितने भी राजस्थान के राजा थे उन सभी को निर्देशित किया और राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा शक्ति से विद्रोहियों का दमन करने की प्रार्थना उन्होंने की थी। ऐसा एक पत्र लिखा था एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कि आप अपने राज्यों में शांति बनाए रखो और साथ में शक्ति से विद्रोहियों का आप लोग हैं वो दमन कीजिए, ऐसी बात हुई थी। आगे बात समझ में। अब देखो नसीराबाद छावनी, इसमें तो देखो कक्षा 8 की पुस्तक है, इसलिए यहाँ पर एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही मिलेगा, जबकि अपन को थोड़ा डीपली चलना है। अपन चलते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ नसीराबाद छावनी के बारे में, फिर इनका अध्ययन कर लेंगे। मतलब बेसिक सी बात दी गई है इसमें। इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखो। इसमें छावनी की शुरुआत कब हुई थी?
नसीराबाद छावनी की शुरुआत 28 मई 1857 इसको नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कब? 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी की शुरुआत हो गई थी। और इस छावनी की शुरुआत है वो करीबन दोपहर 3 बजे करीब हुई थी, यानी 2:50 पर 3 बजे की। यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी उस सैनिक छावनी का नाम था 15वीं नेविट इन्फेंट्री, जो अपन ने पीछे पढ़ा था। 15वीं नेविट इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की थी। किसने की थी? बख्तावर सिंह ने। ऐसे प्रश्न डीपली अक्सर परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ऐसे नोट करते जाइए आप। बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत कर दी। अब इस क्रांति के बारे में देखो, इस क्रांति के बारे में किसने क्या कहा? इस क्रांति के बारे में वीडी सावरकर का नाम आपने सुना है। विनय दामोदर सावरकर ने नसीराबाद छावनी की क्रांति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 15वीं रेजिमेंट ने रणभेरी बजाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया था और तोपखाने को पुनः नियंत्रण करने के लिए मुंबई से कुछ यूरोपीय सैनिक आए थे, जिन्होंने बालाधारी सैनिकों ने इन क्रांतिकारियों पर टूट पड़े। परंतु कुछ समय बाद में जो मुंबई से आए यूरोपियन जो सैनिक थे वो बालाधारी सैनिकों में वापस वो देश प्रेम की भावना, क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर देश प्रेम की भावना उसमें पुनः जाग उठी और अंग्रेज अधिकारी जो वहीं पर था वो सदा सदा के लिए वहीं पर धराशायी हो गए थे। नसीराबाद में स्पोर्टिसवुड और न्यूबर्ग नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे। क्या नाम था? नसीराबाद में दो अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या सैनिकों ने कर दी थी। यह अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि नसीराबाद छावनी में कौन से अंग्रेजी अधिकारी मारे गए? मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या करके सैनिक दिल्ली की ओर हैं वो प्रस्थान है वो कर गए। दिल्ली में बहादुर शाह जो जफर था वो हिंदुस्तान का बादशाह बनाया जाना था, उसने विद्रोही सैनिकों के नाम फरमान भी जारी कर दिया और जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया था। और इस पर अंग्रेज अधिकारी जो अजमेर से अंग्रेज अधिकारी बचकर निकले थे वो अपने परिवारों को लेकर के जोधपुर जा रहे थे, तो रास्ते में एक कर्नल पेनी था, उसका दिल का दौरा पड़ने के कारण उसका क्या हो गया था? निधन भी हो गया था। ये घटना है वो भी नसीराबाद छावनी से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से 2 4 5 बातें हैं वो नसीराबाद छावनी से संबंधित आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है देखो, एक तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी का विद्रोह किया। भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया था। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या है वो कर दी थी और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। और 15वीं नेविट इन्फेंट्री का एक सैनिक था बख्तावर सिंह, उसने क्रांति की शुरुआत है वो की गई थी। आगे बात समझ में। 15वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति जो नसीराबाद में हुई थी उसकी शुरुआत की थी। और एक अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड ने उससे पूछा था कि तुम हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तो क्या तो उस अंग्रेज अधिकारी ने उसे संतोषजनक उत्तर दिया होगा। इस कारण से 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो विद्रोह वो नसीराबाद में हुआ था। आगे बात अच्छे समझ में। 28 में 1857 को शुरुआत हुई थी। ये दो अधिकारियों के नाम याद रखना, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या थी वो कर दी गई थी। अब आगे अपन नीमच के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए नीमच में जो विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को क्रांति का विद्रोह हुआ था। इसका अपन बाद में अध्ययन करेंगे। थोड़ा जैसे मैं बताता हूँ उसको सुन लीजिए आप लोग, वही बात होगी। 2 4 5 बातें गहराई में पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए नीमच क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में हुई थी। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में हुई थी। नीमच छावनी जो थी वो मेजर सावर के अधीन थी, यानी उसके नियंत्रण में थी। मेजर सावर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। नीमच छावनी में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट नियुक्त था। नीमच छावनी का अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट व उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर देगी। अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट था, उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कहाँ पर कर दी थी? नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने कर दी थी। कर्नल एबोट जो था वो 2 जून 1857 को परेड के मैदान के दौरान भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई थी। और उसी समय एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेज स्वयं जब अपनी शपथ का पालन नहीं कर सकते हैं तो क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया, इसीलिए भारतीय भी अपने शपथ का पालन करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। ये कथन है वो मोहम्मद अली बेग के द्वारा कर्नल एबोट को कहे गए थे। नीमच छावनी को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद में सैनिक ने चित्तौड़ है, मीरगढ़ है, बनेड़ा है, इन सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा भीलवाड़ा में पहुंचे। वहां के शासक ने अंग्रेजों के लिए किले के दरबार नहीं खोले थे, जबकि जो क्रांतिकारी थे उनको अपने किले में रखा। वहां पर सावर आया था, मेजर सावर,
जहाजपुरा होता हुआ वापस नीमच गया और 8 जून 1857 को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। 3 जून को तो क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी नीमच में, और 8 जून 1857 को नीमच पर मेजर सावर ने वापस अधिकार कर लिया। नीमच छावनी क्रांतिकारियों ने डूंगड़ा चित्तौड़गढ़ के एक रूंगाराम किसान था, उसके घर 40 अंग्रेज अधिकारी थे, उनको बंदी बनाकर रख लिया। इन अधिकारियों को किसने छुड़ाया था? देखो, मेजर सावर के कहने पर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने अपनी सेना ले जाकर के 40 अंग्रेज अधिकारियों को निकाल करके पिछोला झील के एक जगमंदिर, एक भवन महल है, उसमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था स्वरूप सिंह ने। और अंग्रेज अधिकारियों की देखरेख वो गोकुलचंद मेहता के द्वारा की गई थी। निम्बाहेड़ा में पटेल तारा था, उस तारा ने वहां पर हकीम को भगा देने तथा नीमच के संदेशवाहक की हत्या के अपराध में तोप से उड़ा दिया गया था 1857 की क्रांति में निम्बाहेड़ा के पटेल तारा को। ये थोड़ी गहरी बातें हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह करके शस्त्रागार पर आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, किंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, मीरगढ़, बन्नेड़ा होते हुए अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंच गए। शाहपुरा की जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के रसद की आपूर्ति की थी, यानी खाने पूर्ति की आपूर्ति है वो की थी शाहपुरा में। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही मेजर सावर था, मेवाड़ की एक पलटन ने क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार है वो कर लिया था। मेजर सावर ने कब कर लिया था? 8 जून 1857 के दौरान। आगे बात समझ में। अब एरनपुर छावनी। 21 अगस्त 1857 को एरनपुर में विद्रोह हो गया। एरनपुर पाली में है। 21 अगस्त 1857 में यहाँ पर विद्रोह है किसने किया था? मोती खां और शीतला प्रसाद और तिलक राम के द्वारा नेतृत्व किया गया था। जोधपुर लीजियन के ये सैनिक थे। मोती खां, सूबेदार शीतला प्रसाद और तिलक राम ने विद्रोह का बिगुल वो बजा दिया था। एजीजी जो लॉरेंस था, उसके पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या भी क्रांतिकारियों ने कर दी थी। अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, इसके पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कहाँ के सैनिकों ने की थी? तो एरनपुर छावनी के सैनिकों ने अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। यहां पर क्रांतिकारी ईडर यानी डूंगरपुर के शिवनाथ के पास में चले गए, यानी एरनपुर छावनी के सैनिक थे वो ईडर डूंगरपुर के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ के सैनिकों ने यह नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी? तो ये नारा वो एरनपुर छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया था और वो दिल्ली की ओर रवाना है वो हो गए थे, दिल्ली की ओर चल पड़े। और रास्ते में क्या हुआ था कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सैनिकों का स्वागत किया और अपने साथ में मिला लिया। ये जब एरनपुर छावनी को लूटते हुए दिल्ली की ओर चले थे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सैनिकों से मिला और उन्हें आउवा की ओर ले गया था। ये सैनिक आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में, कुशाल सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ पर दिया गया था? तो एरनपुर छावनी के सैनिकों ने दिया था। और ये किसके नेतृत्व में था? ये ईडर डूंगरपुर के शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चल पड़े थे। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये रेवाड़ी पर क्रांतिकारियों ने आगे चल करके क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। परंतु 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी एक गराड़ के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना आ गई थी, जिससे आक्रमण कर दिया एरनपुर छावनी के सैनिकों पर। इस युद्ध में गराड़ जो मुख्य सेनापति था अंग्रेजों का, वो तो मारा गया, परंतु शिवनाथ के नेतृत्व वाली क्रांतिकारी सेना है उसकी हारे यहाँ पर हो जाती है नारनौल के आसपास में। ये भी ध्यान में रखना। अब आउवा का विद्रोह बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से उठाया जाता है। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा ही किया गया था। ये देखो, आउवा था, आसोपा था, आलनियावास था, लांबिया था, गुल्लर था, रूढ़ावास परगनों के सैनिक थे। ये सारे ठिकानेदार थे। ये क्या कि पहले ठिकानेदार था वो राजा के लिए कर वसूल करता था, परंतु अंग्रेज आने के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज ही सारा कर वसूल करते थे, यानी जो जागीरदार होते थे उनकी स्थिति नगण्य हो गई। इस कारण से इनके मन में तो क्रांति का जो उबाल था वो तो होना स्वाभाविक था, क्योंकि इनके पेट पे लात लग चुकी थी। तो देखो, आवा में क्रांति का जो नेतृत्व है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आवा है वो वर्तमान पाली जिले में, ये भी ध्यान में रखना। जो
जिस क्रांति इसमें मारवाड़ का मुख्य केंद्र था ये आवा। आवा के ठाकुर की एक कुलदेवी थी सुगाली माता। और सुगाली माता के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी कुल देवी है राजस्थान में जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। तो सुगाली माता है, उनके 10 सिर और 54 हाथ हैं। अब एरनपुर छावनी के जो सैनिक थे वो दिल्ली जाते समय बीच में खेरवा पाली में आते हैं। वहां पर पहुंचे तो अव्वा परगने यानी अव्वा के ठिकाने के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का पूर्ण सहयोग किया और आसपास के परगनों को भी अपने साथ में मिलाया। इसमें आवा है, आसोपा है, आलनिया है, आपको मैंने पीछे बताया ना, आलनियावास है, लांबिया है, गुल्लर है, रूडावास है। इस प्रकार से आवा में करीब करीब कितने 6000 सैनिक हैं वो इकट्ठे हो गए। वो 6000 सैनिक इकट्ठे हो गए तो 8 सितंबर 1857 को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कैप्टन आतिकोट था एक, मतलब जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का सेनापति कैप्टन आतिकोट व तख्त सिंह के बीच, तख्त सिंह की संयुक्त सेना थी महाराजा की, उसके बीच में एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। वो 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था। इस बिथोड़ा का युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। फिर 10 दिन के बाद में ही, बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद में, मतलब 18 सितंबर 1857 को फिर एक युद्ध होता है। पिथौरा के युद्ध में कैप्टन हाथीकोट और तख्त सिंह का सेनापति जो ओनाड सिंह था, कैप्टन हाथीकोट अंग्रेजी था और तख्त सिंह का एक सेनापति था ओनाड सिंह, उसका नाम अजीब है, ओनाड सिंह याद रखना। उन दोनों की संयुक्त सेना ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने दोनों को हरा दिया था। ये दोनों मारे भी गए थे, कैप्टन हाथीकोट और तख्त सिंह के सेनापति ओनाड सिंह दोनों ही बिथौरा के युद्ध में मारे गए। बिथौरा के युद्ध के पश्चात में कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारिया भीलवाड़ा में एक जोध सिंह के पास में जाकर के शरण ले ली। कोठारिया भीलवाड़ा के जोध सिंह के पास में जाकर के शरण ले लेते और बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। तो 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के गवर्नर जनरल था एक मेक मोशन, उनके बीच में चेलावास का युद्ध हुआ था। इस चेलावास के युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। चेलावास में क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर है, एक अंग्रेजी अधिकारी था मेक मोशन, उसका सिर काट करके आवा के किले पर लटका दिया। तो एक बार तो बाहर आते ठोकर मारते उसके, एक बार अंदर घुसते हुए उसको ठोकर लगाते। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है मेक मोशन का सिर है वो कहाँ पर काट कर लटकाया गया था। तो चेलावास के युद्ध में। चेलावास के युद्ध को गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि गोरे अंग्रेज थे और काले भारतीय थे। आवा में एक अंग्रेज अधिकारी, बहुत ही खूंखार अधिकारी था, कर्नल होम्स नाम करके, वो कर्नल होम्स के नियंत्रण में किया और होम्स ने सुगाली माता की जो मूर्ति थी उसको और 6 पीतल की तोपें और 7 लोहे की तोपें उनको लेकर के वो अजमेर चला गया था। वो कर्नल होम्स था, वो उसको आवा के किले का किलेदार था, उसको अंदर जाने का रास्ता बता दिया, इसलिए आवा के किले पर अधिकार वो होम्स के द्वारा कर लिया गया था। अब कर्नल मैकमोसन जो है जिसका सर काट करके किले पर लटकाया था, उसके पीछे भी एक बहुत ही गूढ़ रहस्य, गूढ़ तथ्य है कि ऊंट पालक रेबारी जाति के जो लोग होते हैं, ऊंट पालक रेबारी समुदाय, वो मैकमोसन की कब्र की क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मैकमोसन की कब्र की पूजा अर्चना कौन करते हैं, ऊंट पालक रेबारी जाति। ऐसे कथन आपको गाइड्स में बहुत कम पढ़ने को मिलेंगे, ऐसे कथन नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं आजकल कि मैकमोसन की कब्र कहाँ है, तो ध्यान रखना आवा में है और मैकमोसन की कब्र की पूजा अर्चना वो रेबारी समुदाय के लोग करते हैं। अब आगे देखो, इस हार का बदला लेने के लिए एजीजी लोरेस ने पालनपुर जो गुजरात में है वो नसीराबाद से, पालनपुर पाली से और नसीराबाद से सेना बुला करके लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को एक सेना भेजी थी जो कुशाल सिंह ने एरनपुर के सैनिकों का 24 जनवरी 1858 को दमन कर दिया था। युद्ध की विजय आकांक्षा में रहने और कुशाल सिंह के किले की सुरक्षा का भार है वो लांबिया के पाली के ठाकुर एक पृथ्वी सिंह थे, उनको सौंप करके मेवाड़ के सलुम्बर के पास में वो चले जाते हैं। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह है वो सलुम्बर उदयपुर में कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर जाकर के शरण लेते हैं। सिरियारी के एक ठाकुर थे कुशाल सिंह, सिरियारी के ठाकुर ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का पीछा करती हुई अंग्रेजी सेना जो थी उसको 24 घंटे तक सिरियारी के ठाकुर ने रोके रखा, इसलिए क्रांतिकारी भागने में बिल्कुल सफल हो गए और 124 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, इसमें 24 को फांसी दे दी गई थी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अगस्त 1860 ईस्वी में नीमच जो मध्य प्रदेश में, वहां पर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां पर पकड़े गए। और कुशाल सिंह चंपावत ने जो बगावत की थी उसके विपक्ष में एक आयोग का गठन किया था, वो आयोग था टेलर आयोग, की जांच करने के लिए बैठाया गया और नवंबर 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को 22 जीता वो बरी कर दिया गया था। अंत में 1864 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हैं
वो उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब की बार प्रश्न पूछा भी गया था कि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु कहाँ हुई, तो उदयपुर में हुई थी 1864 में। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कब किया, 1860 में नीमच में अगस्त में, और नवंबर 1860 में उनको रिहा कर दिया गया। उनकी जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था, टेलर आयोग है वो बैठाया गया था। और 1857 की क्रांति के जो दो विजय स्तंभ हैं वो पाली में ही बने हुए हैं। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके लिए आवा की ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने जब मेक मोशन को मार करके किले पर उसका सर टंकाया गया था, उसके उपलक्ष्य में लोकगीतों के माध्यम से आज भी पढ़े जाते हैं। वो लोकगीत है, ढोलबाजी चंगबाजी भालोबाजी बांकिया, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकिया। ये है, ये राजस्थान के लोकगीतों में आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है, आवा की क्रांति से संबंधित। ये महत्वपूर्ण थोड़ी गहरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब इस बुक में पढ़ते हैं। देखो, आवा की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आवा, आसोपा, आलनिया, लिम्बिया, गुल्लर, रुड़ावास के प्रगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन आतिकोट और जोधपुर के तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और कैप्टन आतिकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का सेनापति, मैंने आपको बताया था बिठोड़ा ओनार सिंह, उन दोनों को मार दिया था और सेना वो पराजित कर दी थी। फिर 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों के जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच में चेलावास का युद्ध, जिसे गोरावा काला का युद्ध कहते हैं, इसमें मैकमोहन का सिर काट करके आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ब्रिगेडियर होम्स एक खतरनाक सेनापति था अंग्रेजों का, उसके नेतृत्व में जनवरी 1858 में आवा पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया। आवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। वो दोहा मैंने आपको बताया था कि ढोलबाजी चंगबाजी भालोबाजी बांकिया, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकिया। इस प्रकार से आवा की क्रांति का अंत होता है। मैंने बहुत ही आपको अच्छी अच्छी गहराई जानकारी दी है, उन जानकारियों को आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा, ठीक है। और वर्तमान में जो सुगाली माता की जो मूर्ति है, वो कर्नल जो होम्स था, वो सुगाली माता की मूर्ति 10 सिर और 54 हाथों वाली है, उनको वहां से उठा करके अजमेर संग्रहालय में ले आया था, परंतु वर्तमान में वो बांगड़ संग्रहालय पाली में सुरक्षित रखी हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, कोटा में विद्रोह बहुत ही शानदार है। कोटा की भी कुछ बहुत गहरी गहरी जानकारियां दूंगा मैं आपको। पहले मैं आपकी ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ गहरी जानकारी दूंगा। कोटा की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुई थी, यानी इनके द्वारा की गई थी। अब देखो, लाला जयदयाल और मेहराब खां, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि लाला जयदयाल का जन्म स्थान कहाँ था, मेहराब खां का जन्म स्थान, तो लाला जयदयाल था वो कामा का रहने वाले थे, और मेहराब खां था है वो करौली के रहने वाले थे। यहाँ पर कोटा के महाराजा राम सिंह के यहाँ पर नौकरी किया करते थे, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने कोटा में मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया था। अब देखो, मैकमोहन का सिर काट करके किले पर लटकाया था आवा में, जबकि मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरे शहर में कहाँ घुमाया गया था, कोटा में। इसके साथ साथ में मेजर बर्टन के 2 पुत्र भी थे और एक डॉक्टर शेल्डर काटम भी था। मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर दोनों बेटों को भी मार डाला, और एक डॉक्टर था घरेलू इनका, डॉक्टर शेल्डर काटम, उनकी भी हत्या वो कोटा के सैनिकों ने कर दी गई थी। और कोटा के महारावल राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में क्या कर लिया, कैद कर लिया, यानी नजरबंद है वो कर लिया था। जब कोटा के क्रांतिकारियों ने इतना विफल किया और महारावल राम सिंह द्वितीय को जब क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में कैद कर लिया था, तो करौली के महाराज थे मदनपाल सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी और कोटा के महारावल राम सिंह द्वितीय को इन्होंने क्या किया था, आज़ाद करवाया था। इस उपलक्ष्य में अंग्रेजी सरकार ने करौली के राजा मदनपाल सिंह को जीसीआई की उपाधि दी थी। जीसीआई का मतलब जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, जनरल कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, जीसीआई की उपाधि से नवाजा गया था। और करौली के महाराजा मदनपाल को तोपों की सलामी है वो बढ़ा दी गई थी, यानी 13 तोपों की सलामी थी मदनपाल सिंह को, तो उनकी बढ़ा करके 17 कर दी थी। और कोटा के महारावल की 17 तोपों की सलामी थी, उसको घटा करके 13 कर दी थी। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में किस महाराजा की जो तोपों की सलामी है वो कम कर दी गई थी, उसमें कोटा ऑप्शन था, तो कोटा के महारावल राम सिंह की जो था उसकी सलामी है वो घटा करके कम कर दी गई थी 17 से 13, और करौली के मदनपाल सिंह है उनकी तोपों की सलामी है वो बढ़ा करके 13 से 17 कर दी गई थी, और जीसीआई की उपाधि भी दी थी। आगे बात समझ में। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां पर क्रांति का शंखनाद हो रहा था। बनेड़िया, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों ने शरण के स्थल भी बने थे, यानी बनेड़ा था भीलवाड़ा में, और कोठारिया के जोध सिंह ने आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण दी थी। ये प्रमुख महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं।
ठीक है। अब क्रांति का समापन कैसे हुआ देखो। जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करके तांता टोपे कोटा के क्रांतिकारियों जयदयाल मेहराब खां को फांसी है वो दे दी गई थी। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां को फांसी है वो दे दी गई थी। 1857 की क्रांति राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला था, परंतु किन्हीं कारणों से उनको सफलता नहीं मिली थी। ये कारण क्या थे? ये थे कि अधिकांश राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों को भरपूर साथ दिया था। जैसे करौली के मधुरपाल सिंह ने दिया था, उसी प्रकार से जयपुर के राम सिंह ने दिया था, उसी प्रकार से अलवर के जय सिंह ने दिया था, और बीकानेर के सरदार सिंह ने भरपूर सहयोग दिया था अंग्रेजों का। एक दूसरी बात थी, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, यानी पहले क्रांति शुरू होनी थी उससे पहले ये प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई थी, जैसे कोटा है, नीमच है, भरतपुर है, धौलपुर है, टोंक आदि के विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए थे। यानी एक साथ शुरू होते तो अंग्रेजों को वो स्थिति वो संभालने में बहुत तकलीफ होती, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता, परंतु सारे विद्रोह अलग अलग टाइम पर हुए थे। कुशाल सिंह एक कुशल और संगठित नेतृत्व का बिल्कुल अभाव था, यानी 1857 की क्रांति जो चल रही थी उसमें नेतृत्व करने का बिल्कुल अभाव था, यानी एक नेता नहीं था, सारे नेता बन गए थे, इसलिए कुशल और संगठित नेतृत्व का इसमें अभाव था, इस कारण असफल हुई। राजस्थान में क्रांतिकारियों ने परस्पर तालमेल नहीं था, उनके पास संसाधनों का भी बिल्कुल अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि शासकों ने तांत्या टोपे को सहयोग बिल्कुल भी नहीं दिया था। इन लोगों ने तांत्या टोपे को बिल्कुल भी सहयोग है वो नहीं दिया था। राजस्थान के शासकों के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किया था। राजस्थान के शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, यानी ब्रिटिश शासन जो था वो राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, पुरस्कार और उपाधियां भी दी थी। जैसे करौली के मदनपाल सिंह ने कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को जब छुड़वाया था क्रांतिकारियों के चंगुल से, तो उन्हें जीसीआई की उपाधि दी थी, जिसके कारण क्या है कि राजा महाराजा हैं वो अंग्रेजों को ज्यादा साथ दिया था। अगला देखिए, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की बिल्कुल से नीति अच्छे से अपना ली थी कि अब तो सामंत वर्ग पैदा ही ना हो। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया था ताकि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वाभिमानी व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया था। यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कोई भी रेल लाइन नहीं थी। इस 1857 की क्रांति के बाद में यातायात के साधनों को भी बढ़ावा दिया था। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सकी, परंतु उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया, और यह क्रांति आगे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान है वो सिद्ध हो सकी। अब देखो 1857 की क्रांति के बारे में 2-4-5 बातें और बता दूं मैं आपको। 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई थी? देखो पश्चिमी बंगाल में हुई थी, बैरकपुर छावनी में। वहां पर जो छावनी थी वो थी 24वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो एनफील्ड राइफल थे, इन राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह का शंखनाद है वो शुरू कर दिया। मंगल पांडे और ईश्वर पांडे हैं, उनको हयूषण और सरबाग की हत्या कर दी। अंग्रेजी अधिकारी थे, हयूषण और सरबाग इनकी हत्या कर दी थी। इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को फांसी दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद हुए थे। वो फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। मंगल पांडे की फांसी की सजा है रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा सुनाई गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। राजस्थान में 1857 की क्रांति पर फांसी चढ़ने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो अमरचंद बांटिया थे, बीकानेर के रहने वाले। वो वैसे ग्वालियर में बिजनेस किया करते थे। उनको 22 जून 1857 को ग्वालियर में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। कारण ये था कि अमरचंद बांटिया ने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई है उनको काफी धन देकर के सहायता की थी। इस कारण से अंग्रेजी सरकार ने अमरचंद बांटिया को ग्वालियर में पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रथम भामाशाह भी अमरचंद बांटिया को ही कहा जाता है। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है, जबकि बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है। किसको? लक्ष्मीबाई को महल परी और हजरत महल को महक परी। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है, जबकि लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय सबसे युवा क्रांतिकारी राजस्थान के हेमुख कलानी थे, जिसको टोंक में फांसी दी गई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को
हुई थी। 1857 की क्रांति के मतलब प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और चपाती है। कई बार पूछा जाता है क्या है, कमल और चपाती। ऐसे गूढ़ प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखा करो। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उनके द्वारा एक लिखी गई जो किताब है, उस किताब का नाम है काली किताब। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक का क्या नाम है, काली किताब नाम है। और 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान की सबसे नवीन रियासत जो बनी थी वो कौन सी थी, झालावाड़ रियासत, झाला जालिम सिंह के द्वारा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो अपने आया था नसीराबाद में 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया, आउवा में किया था। दो युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था भिथोड़ा का युद्ध और दूसरा चेलावास का युद्ध हुआ था। ठीक है, एक 8 सितंबर 1857 को, एक 18 सितंबर 1857 को। 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहां से हुआ था, तो ये नसीराबाद से हुआ था। खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, तो खेरवाड़ा छावनी में भील रेजिमेंट रहती थी। 1857 में कौन कौन सी छावनियां थी, तो 6 छावनियां थी। देखो आपको नाम बता दूं, खेरवाड़ा, नीमच, एरनपुर, ब्यावर, नसीराबाद और देवली, ये 6 छावनियां थी। वर्तमान में 5 ही हैं। 1857 की क्रांति कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। और लाला जयदयाल और जो मेहराब खां थे उनका स्थान पूछा जा सकता है, तो जयदयाल था वो कामा के रहने वाले थे और मेहराब खां करौली के रहने वाले थे। इस प्रकार से अपन ने 1857 की क्रांति का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है मित्रों। इसमें तो देखो बेसिक है, परंतु मैंने आपको बिल्कुल गहराई में जाके एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। आप अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।